जी हाँ, नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, आनंद ले रहे होंगे। नेट बंद होने के बाद के 3 दिन का समय आपके लिए बड़ा अच्छा रहा होगा, मुझे उम्मीद है ऐसी कि आप लोगों ने उस समय बहुत ही अच्छे से मेहनत की होगी। तो चलिए, नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सब करने के बाद आज की क्लास की शुरुआत करता हूं। और हमारा उद्देश्य एक ही है, वो स्पष्ट है कि आपकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। तभी हर वो आवाज दबानी है जिसने कहा था ना बाबा ना, तुमसे ना हो पाएगा। तो हमको उसको हंसकर, जुबान से नहीं अपने कार्य से जवाब देना है और उसको बताना है कि हर वो आवाज हमारी है जो कर सकती है, इस काम को पूरा करेगी वो हम ही हैं। तो ये आवाज आपको दबानी है जिसने कहा था तुमसे ना हो पाएगा। और बाबा ये काम करना कैसे है? मुस्कुरा कर करना है, मुस्कुरा कर करना है, मुस्कुराना है। आपको हमेशा मुस्कुराते रहोगे तो जो आपके विरोधी है ना, वो अपने आप प्रस्त हो जाएंगे बिना कुछ जवाब दिए ही। कॉमर्स विथ मी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हाँ जी, एवी विष्णु सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा के साथ शुरुआत करते हैं। सुनील कुमार, ठीक है, एक क्या मेरा। चलिए, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करिए। मैंने इससे पहले 3 क्लास राजस्थान करंट अफेयर्स की डाल दी है मेरे मित्रों। आप उनको, अगर वीडियो का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप राजस्थान पुलिस का तो दे चुके होंगे मेरी उम्मीद है, या फिर आज है शायद कुछ लोगों का। तो जिन जिन लोगों को एग्जाम देना है राजस्थान का कोई भी, वो राजस्थान का जनवरी से लेकर के जून तक की करंट अफेयर्स की 3 क्लास दे दी गई है। और आज ये 4थी क्लास है और कल इसकी 5वीं क्लास होगी। इन इतने में जून तक का एक भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है। अगर इतना कर लेते हो तो मेरी उम्मीद होगी कि आप सब लोग इसको बहुत अच्छे से पूरा कर पाओगे। तो चलिए, आज की क्लास की मैं शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के, बिना किसी बहाने के। आपको बताते हैं कि कौन कौन सी खबरें जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहला टॉपिक आज हम लोग बातचीत करेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी अथॉरिटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है जी, ऑफ इंडिया। इसके द्वारा क्या किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा एयरपोर्ट की व्यवस्था को लेकर के, ठीक है, एयरपोर्ट व्यस्तता को लेकर एक सूची जारी की गई। व्यस्तता को लेकर जारी सूची में जयपुर एयरपोर्ट जो है उसकी रैंक कौन सी है? जयपुर एयरपोर्ट जो है, एयरपोर्ट, उसका ओवरऑल देश भर में कौन सा स्थान है? जयपुर एयरपोर्ट जो है वो 15वें स्थान पर है। कौन से? 15वें स्थान पर जयपुर का एयरपोर्ट है मेरे दोस्तों, व्यवस्था के मामले में। सर राजस्थान पुलिस का पेपर देने जा रहा हूं, तो राजस्थान पुलिस का आज का जिन जिन का भी पेपर है उनको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत अच्छे से पेपर देकर आइए, बिना किसी चिंता, बिना किसी तनाव, बिना किसी भय के आपका आनंद से सिलेक्शन होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां हैं आज के पेपर के लिए। अब देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके एयरपोर्ट व्यवस्था को लेकर के जो है वो जारी सूची की गई एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। उसमें राजस्थान का जो जयपुर एयरपोर्ट है उसका कौन सा स्थान रहा है? 15वां स्थान रहा है। ये आपके लिए इंपोर्टेंट बात है। इसके बाद है, एक है शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट। शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट, अभी जो लेब असिस्टेंट का पेपर हुआ उसमें सांचू गांव जो है वो चर्चा में था। ऐसा पूछा गया ये सांचू गांव क्यों चर्चा में रहा? तो सांचू गांव जो है वो किस लिए, जिस प्रकार तनोट माता का मंदिर है ठीक उसी प्रकार का सांचू गांव में भी क्या किया जा रहा है, वहां भी इसी प्रकार का एक धाम, एक इस प्रकार का मंदिर जहां बीएसएफ के जवान जो उसी प्रकार क्या कर सके, पूजा कर सके। तो उसके लिए एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। वो सांचू कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। तो यहां पर है शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट। ये शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट के बारे में आप खूब सुन चुके हैं पहले भी। ये शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट जो है वो मेरे दोस्तों किसके द्वारा शुरू किया जा रहा है? बीएसएफ के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये कहां पर शुरू किया जा रहा है? तो पाकिस्तान से सटी हुई सीमा जो जैसलमेर में है, ठीक है, कहां पर है? जैसलमेर में आपका लोंगेवाला पोस्ट है, तनोट माता का मंदिर है, यहां पर इसको क्या किया जा रहा है? शुरू किया जा रहा है। हाँ जी, कविता जी, मंजू जी, सबको, डीएम कॉमेडी सबको नमस्कार, दीपक मीना सबको नमस्कार भी, ठीक है।
हाँ जी, गुड मॉर्निंग कविता चौधरी, सबको नमस्कार। धीरज, ठीक है, हाँ जी, जय श्री कृष्णा साहब, जय श्री कृष्णा। चलिए, यहां पर है जैसलमेर जो है, यहां पर क्या किया जा रहा है आपको पता होगा, जो रिट्रीट सेरेमनी होती है, रिट्रीट बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये सेरेमनी जो है जिस प्रकार पंजाब के अटारी बॉर्डर पर होती है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में भी क्या करने के लिए, ये जो है बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, किसके लिए भैया, बॉर्डर टूरिज्म जो है ना, बॉर्डर टूरिज्म, इस बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, बॉर्डर टूरिज्म को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, हाँ जी, आज नेट चला है, सबको बधाई हो नेट चलने की। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। और ध्यान रखना, इसकी मंजूरी जो है वो किसके द्वारा दी जा चुकी है, नीति आयोग जो है उसके द्वारा, नीति आयोग ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है, मंजूरी प्रदान की। शायद दोनों बात समझ में आ गई। दोबारा बोलता हूं, शक्ति दर्शन प्रोजेक्ट जो वो किससे संबंधित है, बीएसएफ के द्वारा संबंधित है। जैसलमेर में जो है वो इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा, और सारी चीजें तैयारियां जो है वो उसमें पूर्ण कर ली गई है। रिट्रीट सेरेमनी आयोजित की जाएगी, बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य, और नीति आयोग के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसके द्वारा देश भर के जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सब एयरपोर्ट की व्यवस्था जो है उसको लेकर के एक जो है वो रैंक जारी की गई। उस रैंक में ध्यान रखना है कौन सा स्थान है, राजस्थान के जयपुर एयरपोर्ट का 15वां है। लेकिन एक काम की बात आपको और बताता हूं, ये जयपुर एयरपोर्ट जो है ना, ये वर्तमान में किसके अंतर्गत, किसके अंडर है, तो ध्यान रखना, इसको जो है वो 100 साल की लीज पर दिया गया है। किसको, अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप जो है, इस अडानी ग्रुप ने इसको क्या कर लिया है, लीज पर ले लिया है। ध्यान रखना, यानी यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जो हैं उन व्यवस्थाओं को लेकर जो है, ठीक है, वो यहां पर जो है वो जारी की गई है रैंक, और इसमें 15वां स्थान रहा है। लेकिन यहाँ की सारी जिम्मेदारी अब किसकी है, अडानी ग्रुप की है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरी उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। राजस्थान में एक जगह है जहां पर हृदय रोग संस्थान जो है, हृदय रोग संस्थान का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। हृदय रोग संस्थान, इसका उद्घाटन राजस्थान में कहां पर किया गया है, क्या आप लोग जानते हैं? मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग जानते हैं। 5 अप्रैल 2022 का दिन है, 5 अप्रैल 2022 का दिन है। यहां पर उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ध्यान रखना, ये जो है वो हमारे सीएम अशोक गहलोत जी जो हैं उनके द्वारा किया गया। अशोक गहलोत जो है इनके द्वारा किया गया। ठीक है, उसके बाद यहां ध्यान रखने वाली एक बात है, ये कहां पर किया गया, तो जयपुर में किया गया। भैया जयपुर में आपने एसएमएस हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, हॉस्पिटल इसका नाम सुना होगा, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। इसके साथ साथ ध्यान रखना, एक आईपीडी टावर जो है, आईपीडी टावर, उसकी भी आधारशिला यानी नींव रखी गई। यह 116 मीटर ऊंचा होगा, 116 मीटर क्या होगा भैया, ऊंचा होगा। इसके अलावा इसमें लगभग 1200 बेड जो है इसकी व्यवस्था होगी, और इस प्रकार का जो है वो पूरे देश का एकमात्र आईपीडी टावर होगा, देश का एकमात्र ऐसा आईपीडी टावर होगा। ठीक है जी, हाँ देखिएगा, देश का ऐसा एकमात्र आईपीडी टावर कहां होगा, राजस्थान में होगा, जयपुर में होगा, जिसकी नींव रख दी गई है, जिसकी आधारशिला रख दी गई है। इसके अलावा इसी अवसर पर, ठीक है, क्या आयोजित किया गया, निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022, इस नाम से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स दिल्ली, इसके अलावा जो देश भर के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं उन सब डॉक्टर्स ने इसमें अलग अलग समय पर अपनी जो है वो उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रकार का निरोगी राजस्थान मेडीफेस्ट 2022 नाम से एक सम्मेलन यहां पर क्या किया गया था,
आयोजन किया गया था। और यह सम्मेलन जो है वो 5 और 6 अप्रैल 2 दिन आयोजित रहा। 5 अप्रैल और 6 अप्रैल 2022 को क्या किया गया, इसका आयोजन किया गया। तो याद रखना इसी के अंदर है ये काम सब जो है वो एक ही श्रृंखला के अंदर हुए थे। निरोगी राजस्थान मैनिफेस्ट 2022 जो है वो आपको ध्यान रखना है, इसका भी आयोजन कहां पर किया गया था, जयपुर में किया गया था। तो दोबारा सुन लो, हृदय रोग संस्थान जो है वो कहां पर है, 5 अप्रैल 2022 को उसका उद्घाटन सीएम अशोक गहलोत द्वारा किया गया। आईपीडी टावर जो है वो 116 जो मीटर है उसकी हाइट का, इस प्रकार का अपने आप में एक दुनिया भर का नहीं कह सकते लेकिन देश का एकमात्र ऐसा आईपीडी टावर जो है वो जयपुर में बनने जा रहा है। उसकी आधारशिला जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई और इसी समय निरोगी राजस्थान मैनिफेस्ट 2022 जो है उसका आयोजन किया गया 5 से 6 अप्रैल 2022 को। ये बात आपको समझ में आ गई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है एक कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी नहीं है, आजादी है, आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव ये आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर यह कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर, पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है भाई, कौन सा मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है इसका आयोजन कर रहा है, मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। अब इस अमृत महोत्सव के अंतर्गत कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनमें सबसे ज्यादा कार्यक्रम करने के मामले में जो है वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसने प्रथम स्थान हासिल किया है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान जो है इसमें आयोजन करने के मामले में के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजन के मामले में देश भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो राजस्थान इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में देश भर में पहले स्थान पर यानी शीर्ष स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है, ये बताइए। तो आपको बताना है कि भारत का एक राज्य है जिसका नाम क्या है, राजस्थान है, और उस राजस्थान ने इसमें कौन सा स्थान हासिल किया है, तो राजस्थान इसमें पहले स्थान पर रहा है। मेरी उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला सवाल देखते हैं क्या है। चलिए जरा नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है सिद्धार्थ सिहाग। क्या है, यहां लिखते हैं हम सिद्धार्थ सिहाग। ये सिद्धार्थ सिहाग कौन है भैया, तो ध्यान रखना, जिला चूरू। ठीक है, जिला कलेक्टर कहां के हैं, जिला कलेक्टर हैं चूरू के। और क्यों चर्चा में आए, तो लोक प्रशासन के संदर्भ में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा इनको लोक सेवक दिवस जो मनाया गया था, उस दिन इनको देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री ने क्या किया था, सम्मानित किया था। तो लोक सेवक दिवस जिस दिन मनाया जाता है उस दिन प्रधानमंत्री ने चूरू जिले के जिला कलेक्टर को क्या किया था, सम्मानित किया था। किस लिए, इनके लोक सेवा के क्षेत्र में किए गए कामों के लिए, जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हैं उनके संदर्भ में, और पूरे जिले भर में बच्चों को खेल के प्रति उत्साहित करने के लिए, खेल के प्रति जागरूक करने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। इस वजह से जो है वो सिद्धार्थ सिहाग को लोक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लोक सेवा दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर कहां के, चूरू के। और यहां पर क्या किया गया, लोक प्रशासन के क्षेत्र में, लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए
लोक सेवा दिवस, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा दिवस तो ध्यान रखना 21 अप्रैल को। तो 21 अप्रैल 2022 को इनको क्या किया गया? लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेनी है, ठीक है। किया गया लिख देते हैं यहां पर। चलिए, ये है जिला कलेक्टर चूरू। लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोक सेवा दिवस के अवसर पर इनको प्रधानमंत्री द्वारा क्या किया गया? सम्मानित किया गया। और इनको कितनी राशि प्रदान की गई? तो ध्यान रखना 20 लाख रुपए का तो चेक दिया गया, 20 लाख रुपए का चेक प्लस इस इनाम के स्वरूप प्रशस्ति पत्र जो है वो भी इनको क्या किया गया? प्रदान किया गया था। 20 लाख रुपए की राशि और प्लस एक प्रशस्ति पत्र इसमें प्रदान किया। खेलो इंडिया अभियान जो है, खेलो इंडिया अभियान में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। खेलो इंडिया अभियान प्लस जिले में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। इन्होंने स्कूली और कॉलेज के जो बच्चे थे उनमें खेल के प्रति जागरूकता का विकास किया और खेलो इंडिया अभियान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार जो है लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल 2022 के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा इनको यह सम्मान जो है वो दिया गया। चलिए जी, अब अगली बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है जरा देखिएगा। एक पॉइंट है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, ये जलवायु सूचकांक ध्यान रखना है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक क्या है जरा सुनो। ये राउंड फर्स्ट जो है उसके रिजल्ट को अनाउंस किया गया। राउंड फर्स्ट जो है ये जारी किया गया किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, नीति आयोग द्वारा, ठीक है। कब जारी किया गया? तो ये ध्यान रखना 11 अप्रैल 2022 को जारी किया गया, ठीक है। इसमें राजस्थान की रैंक कौन सी रही? तो राजस्थान का इसमें 11वां स्थान रहा देश भर में। राजस्थान का देश भर में 11वां स्थान रहा। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इसमें 11 अप्रैल 2022 को जारी इस पूरे मामले में राजस्थान का जो है वो पूरे देश में कौन सा स्थान रहा? ऊर्जा के संदर्भ में 11वां स्थान रहा है। और इसके अलावा सौर ऊर्जा के बारे में तो आप जानते हैं, मैं रोज बताता हूं, ये सवाल आ भी चुका है लेब असिस्टेंट में। सौर ऊर्जा के मामले में 10 गीगावाट ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने वाला देश का एकमात्र राज्य जो है वो कौन सा है? तो आपका राजस्थान है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं अगले पॉइंट्स पर बढ़ता हूं। राजस्थान में एक ब्रिज कोर्स आरंभ किया गया। ब्रिज कोर्स राजस्थान में क्या किया गया? ब्रिज कोर्स आरंभ किया गया भैया। ये ब्रिज कोर्स किसके द्वारा आयोजित जो है वो शुरू किया गया है? तो शिक्षा विभाग द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग जो है वो उसके द्वारा जारी किया गया। इसके मंत्री कौन है? तो बीडी कल्ला जी हैं। बीडी कल्ला जो हैं वो हैं, ठीक है। क्यों शुरू किया गया? इसकी अवधि क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा कोविड-19 के दौरान जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को लॉस हुआ है, ठीक है, जो बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में लॉस हुआ है उस लॉस को कम करने के लिए यह ब्रिज कोर्स आरंभ किया गया। कोविड-19 में हुए लॉस को कम करने के लिए इसे शुरू किया गया है। ब्रिज कोर्स हुए लर्निंग लॉस जो है, लर्निंग लॉस, ठीक है, को कम करने
के लिए शुरू किया गया है। और इसकी घोषणा जो है वो बजट में की गई थी। इसकी घोषणा कब की गई थी? घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। बजट 2022-23 में ये सरकार ने घोषणा की थी कि हम इस प्रकार का एक जो है वो ब्रिज कोर्स लेकर आएंगे जो कोविड-19 में हुए लर्निंग लॉस को क्या करेगा, कम करेगा, जो कि हमारी राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल है उसके द्वारा तैयार की गई पुस्तकों पर क्या होगा, आधारित होगा। इसके बाद एक बात इसी के संदर्भ में मैं आपको और बता देता हूं, यह ब्रिज कोर्स जो है वो 3 माह का होगा। 3 माह का जो है ब्रिज कोर्स होगा, यानी इसकी अवधि जो है वो कितनी होगी, अवधि जो है वो ब्रिज कोर्स की 3 महीने की अवधि होगी। कक्षा जो है वो 1 से 8 तक की अलग अलग पाठ्य पुस्तक जो है उस पर आधारित ये ब्रिज कोर्स जो है वो क्या किया गया, शुरू किया गया। तो ध्यान रखना, ब्रिज कोर्स क्यों शुरू किया गया राजस्थान में, तो जो कोविड-19 के दौरान लर्निंग लॉस हुआ उस लर्निंग लॉस को कम करने के लिए सरकार ने बजट में ये घोषणा की थी कि हम जो है वो एक इस प्रकार का ब्रिज कोर्स लेकर आएंगे जिसकी अवधि 3 महीने की होगी और कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो बच्चे हैं उनका लर्निंग लॉस जो है वो कम करने के लिए यह ब्रिज कोर्स 3 महीने का हम रखेंगे, जिसकी पाठ्य पुस्तकों को अलग से भी तैयार किया गया और बीडी कल्ला जी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया। चलो जी, अगला पॉइंट देखो भाई क्या है, राजस्थान विधानसभा जो है ना, राजस्थान की क्या है भैया, विधानसभा। और इस विधानसभा के अध्यक्ष जो है वो कौन है, सीपी जोशी है। सीपी जोशी जो है वो इसके क्या है, अध्यक्ष है। अब इन्होंने ऐसा क्या काम किया, तो इन्होंने 3 जो नई समितियां बनाई, 3 समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति की। 3 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति की, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और सीपी जोशी जो है वो कहां से आते हैं, राजसमंद से आते हैं, को पता होना चाहिए। और राजसमंद में योग महोत्सव का आयोजन किया गया था नाथ द्वारा के अंदर, आपको मालूम हो तो ये भी जो है वो लेबर असिस्टेंट में सवाल आ चुका है। और उसका उद्घाटन किसने किया था, तो सीपी जोशी जी ने उस योग महोत्सव का उद्घाटन किया था। इसके बाद जरा सुनो, 3 समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो इन्होंने अभी हाल ही में की राजस्थान में। अब ये 3 समितियां कौन सी है वो आपको याद करनी है, और वो 3 कौन आदमी है जिनको इन समितियों का अध्यक्ष बनाया है वो महत्वपूर्ण है। पहली है जन लेखा समिति, जन लेखा समिति, ठीक है, एक समिति हो गई। इसके बाद है प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति कै, ठीक है जी। इसके बाद है एक प्राक्कलन समिति खै, प्राक्कलन समिति खै। मेरे दोस्तों ये 3 दिन की 4-5 जो क्लासें हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की, ये पैसा वसूल क्लासें हैं। आप भी अपने दोस्तों तक और आप खुद भी इनको देखिए। अगर आपको पेपर देना है राजस्थान के किसी भी भर्ती परीक्षा का, तो उसमें मैंने लेब असिस्टेंट में दोनों दिन के जो पेपर आए करंट अफेयर्स को उनको भी कवर किया है। और राजस्थान का जो है जनवरी से लेकर के जून तक का पूरा करंट अफेयर्स मैंने कवर करने की इन क्लासेस में कोशिश की है। कोशिश क्या की है, 100% ही कवर किया है। इससे बाहर अगर कुछ बचेगा तो फिर वो किसी को नहीं आएगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। सीपी जोशी है, 3 समितियों के अध्यक्ष जो है वो इनको बनाया। किस किस को बनाया, अब जरा वो सुन लो। जन लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गुलाब चंद कटारिया को। किसको बनाया भैया, गुलाब चंद कटारिया को बनाया। यहां लिख देता हूं गुलाब का, अरे गुलाब का फूल नहीं है, गुलाब चंद कटारिया है। गुलाब चंद क्या है, कटारिया है भैया, गुलाब चंद कटारिया। और वैसे भी जो है राजस्थान विधानसभा में इस बार जो है वो प्रोटेम स्पीकर कौन रहे थे, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर जो है वो भी इस विधानसभा में कौन रहे थे, तो आपको मालूम होना चाहिए, गुलाब रहे थे। गुलाब, भेजा है गुलाब तुमको, ऐसा नहीं करना है। गुलाब चंद कटारिया जो है, कटारिया, इनको क्या किया गया था, यहां पर ये अपॉइंटमेंट किया गया था, प्रोटेम स्पीकर इनको बनाया गया था। इसके बाद है प्राक्कलन समिति कै। इस प्राक्कलन समिति कै में राजेंद्र पारिक जो है, कौन है भैया, राजेंद्र पारिक। इनको क्या किया गया है, राजेंद्र पारिक को इसका कै का बनाया गया। देखो पारिक में लास्ट में कै आया है, तो प्राक्कलन समिति कै का बनाया गया। और जन लेखा समिति, पैसे बहुत आएंगे तो गुलाब के फूल खरीदेंगे, तो गुलाब का फूल जो है वो जन लेखा समिति है, यानी जनता का जो लेखा जोखा है उससे जुड़ी हुई जो समिति है जो महत्वपूर्ण है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो गुलाब चंद कटारिया, यानी इसका अध्यक्ष विपक्ष का जो नेता होता है वो होता है।
तो विपक्ष के नेता कौन है विधानसभा में? गुलाबचंद कटारिया हैं। प्राक्कलन समिति खै, प्राक्कलन समिति खै में दयाराम परमार है भैया। कौन है? दयाराम परमार। दयाराम परमार जो हैं वो इसके क्या किए गए हैं? खै जो समिति है उसके बनाने। कै जो आदमी तेज है उसको बनाया गया है, और खै में जो दया करने वाला है, सीधा साधा आदमी है, उसको बनाया गया है। हाँ जी, भोलेनाथ की लाडली जय हो, भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की। चलिए, बाबा की जय हो। दयाराम परमार जो है इसको अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी 3 समितियों के अध्यक्ष की इन्होंने क्या की? अपॉइंटमेंट किया। जनलेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और प्राक्कलन समिति खै है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। राजस्थान विधानसभा में आज के दिन कितनी महिला सदस्य है? कोई आदमी है आप में जो मुझे बता सके कि आज की तारीख में राजस्थान विधानसभा में कितनी महिला सदस्य है? ये सवाल मेरा आपसे है, जरूर मुझे जवाब दीजिएगा। ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं, 25, 26, 27 या फिर 24। इनमें से कितनी महिला सदस्य राजस्थान की विधानसभा में आज की तारीख में है, ये जरा बताइए। एक अगला है, ठीक है, ग्रामीण जो भूमि विकास बैंक है, कौन से? भूमि विकास बैंक। उन भूमि विकास बैंकों के संदर्भ में एक सवाल है। भूमि विकास बैंक, ठीक है, भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले, बैंकों से ऋण लेने वाले जो किसान हैं, ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज दर में 5% की छूट दी जाएगी। हाँ जी, जिनका 27 आंसर आ रहा है वो एकदम राइट है मेरे दोस्तों। आपका ये आंसर जो है वो क्या है? एकदम करेक्ट आंसर आपने दिया है। चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है। यहां पर है, भूमि विकास बैंक जो है, इन भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज दर में कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है? ब्याज दर में जो है वो कितने प्रतिशत की छूट देने की, ठीक है, छूट ऐसे ही लिखा जाता होगा भैया, ऐसे होता है, छूट देने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। ठीक है, ऐसे सवाल आजकल परीक्षा में आ रहे हैं। छोटी क्लास में हम पढ़ते थे रिक्तस्थान की पूर्ति करो, वही रिक्तस्थान की पूर्ति आपको करनी है। भूमि विकास बैंकों में ऋण लेने वाले किसानों को ब्याज दर में कितने प्रतिशत छूट देने की सरकार ने अभी घोषणा की है? तो आपको याद रखना है, कितना? ये याद रखना है कि भैया सरकार ने 5% जो है वो छूट देने की क्या की है? घोषणा की है। 5% सरकार इसमें क्या देने वाली है? छूट देने वाली है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जो बातचीत करेंगे वो क्या है, जरा सुनिए। एक आदमी है जिसका नाम है विवान कपूर। क्या है? विवान कपूर। कौन है विवान कपूर? विवान कपूर कौन है ये आदमी? जरा पहचानो और जवाब दो। विवान कपूर क्यों चर्चा में आए और क्यों हम लोग बातचीत करें विवान कपूर के संदर्भ में, जरा बता दो भैया। विवान कपूर जो है ना मेरे मित्रों, ये विवान कपूर जो है वो राजस्थान के शूटिंग खेल से संबंधित है। आपसे पहला तो सीधा ही सवाल पूछा जाएगा, विवान कपूर का संबंध किस खेल से? शूटिंग से है। उसके बाद ISSF, ठीक है, शॉटगन वर्ल्ड कप, शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया इटली में। ठीक है, इसमें जो हमारे विवान कपूर है इसने कौन सा पदक जीता? तो इसने रजत पदक जो है वो हासिल किया। कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। ठीक है साहब, रजत पदक जीता विवान कपूर ने, इस वजह से चर्चा में आए। तो आपसे सीधा परीक्षक सवाल पूछेगा विवान कपूर का संबंध इनमें से किस से है? तो आपको जवाब देना है कि विमान कपूर का जो संबंध है वो शूटिंग से है। और ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जो है वो कहां पर आयोजित हुई? इटली में आयोजित हुई। उसमें इन्होंने इस प्रकार का जो है वो कीर्तिमान स्थापित किया था। चलिए जी, इसके बाद एक खिलाड़ी है रजत चौहान। क्या नाम है? रजत चौहान।
रजत का चौहान है साहब। ये रजत चौहान क्यों चर्चा में आए, अब इस पर बातचीत करते हैं। रजत चौहान का संबंध किससे है, तो आर्चरी जो होती है, आर्चरी निशानेबाजी, आर्चरी जो है इस खेल से संबंधित है। तो आर्चरी वर्ल्ड कप जो है, इस आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट इस स्टेज फर्स्ट का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया तुर्की में। कहां पर भैया, तुर्की में आयोजन हुआ इसका। इस तुर्की में आयोजित हुई प्रतियोगिता में क्या किया गया था, इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। कौन सा पदक, स्वर्ण पदक हासिल किया। तो सीधा सीधा परीक्षक 2-3 सवाल यहां से आपसे पूछ सकता है कि रजत चौहान का संबंध किससे है, तो निशानेबाजी से है। इसके बाद आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट का आयोजन तुर्की में हुआ, उसमें इन्होंने क्या जीता, स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया। चलो गुरुजी ठीक बात है, अगली बात बताओ। अगली बात जरा सुनो, अगली बात जो है वो संबंधित है उर्मिला राजौरिया से। क्या है, उर्मिला, ओहो कौन सी मिला, उर्मिला, उर्मिला राजौरिया। उर्मिला राजौरिया जो है, उर्मिला राजौरिया, यहां पर देखिए इनके संदर्भ में क्या बात है। राजफेड का नाम आपने सुना होगा, उसके प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया है। क्या है राजफेड, राजफेड जो है, राजफेड की प्रबंध निदेशक जो है वो बनाई गई है। प्रबंध निदेशक है, कौन है, तो राजफेड की प्रबंध निदेशक उर्मिला राजौरिया को बनाया गया। अब ये राजफेड क्या बीमारी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान महारो धोरारो राजस्थान सहकारी विपणन, राजस्थान सहकारी विपणन संघ जो है उसकी अध्यक्ष यानी प्रबंध निदेशक किसको बनाया गया है, तो उर्मिला राजौरिया को इसका प्रबंध निदेशक बनाया गया है। हाँ जी, भोलेनाथ की जय भाई, भोलेनाथ की जय, हाँ भोलेनाथ की लाडली। चलो जी चलो, अब देखो भैया, उर्मिला राजौरिया राजफेड की क्या बनाई गई है, प्रबंध निदेशक बनाई गई है। राजस्थान सहकारी विपणन संघ, ये आपको क्या करना है, रट्टा मार लेना है कि भैया ये बात हमें क्या की गई थी, बताई गई थी। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। चलो जी, अगला पॉइंट देखिए, यहां से आगे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाले हैं। एक है आपका ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम, आई स्टार्ट कार्यक्रम। यह कार्यक्रम कब शुरू किया गया, राजस्थान आई स्टार्ट कार्यक्रम कब शुरू किया गया, यानी राजस्थान में आई स्टार्ट कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ध्यान रखना सितंबर 2021 से राजस्थान में आई स्टार्ट कार्यक्रम की क्या की गई, शुरुआत की गई। एक और ध्यान रखना है, एक कार्यक्रम है राजस्थान जन आधार योजना, यह योजना राजस्थान में कब से शुरू की गई, तो राजस्थान जन आधार योजना जो है वो राजस्थान में 18 दिसंबर से शुरू की गई। 18 दिसंबर 2019 में इसे क्या किया गया, शुरू किया गया। 18 दिसंबर 2019 में शुरू किया गया। जन सूचना पोर्टल, क्या है भैया, जन सूचना पोर्टल, ये परीक्षा में सीधे सीधे छपने वाले सवाल हैं। जन सूचना पोर्टल जो है वो राजस्थान में कब शुरू किया गया, देखो जरा ध्यान से सुनो, ये जन आधार योजना अलग है और जन सूचना पोर्टल अलग है। ये जन सूचना पोर्टल जो है वो 13 तारीख को शुरू की गई थी, 13 सितंबर 2019 को इसे शुरू किया गया। जन सूचना पोर्टल जो है इस पर आप लोग सूचना प्राप्त कर सकते हो, सूचना प्राप्त करने हेतु यह है पोर्टल शुरू किया गया है। और एक राजस्थान संपर्क पोर्टल है, उस राजस्थान संपर्क पोर्टल पर क्या किया जाता है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जो है वो आपको ध्यान रखना है कि शिकायतें दर्ज कराई जाती है। राजस्थान में क्या की जाती है, शिकायत दर्ज कराने का काम उस पर किया जाता है। लेकिन यहां क्या है, ग्रामीण आई स्टार्ट कार्यक्रम सितंबर 2021 में, राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को। और जो पहले हमारे यहाँ भामाशाह योजना हुआ करती थी, उस भामाशाह योजना के स्थान पर जन आधार योजना लेकर आई सरकार
और जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को, यानी राजस्थान के विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी हुई सूचना प्राप्त करने का, यानी आप किसी पर्सनल सूचना मत मांग लेना कि उसका मोबाइल नंबर, नहीं, वो नहीं मिलेगा। आपको सूचना प्राप्त करनी है किसके बारे में? सरकारी विभागों के बारे में, सरकारी जो विभाग हैं, सरकारी विभागों के बारे में, सरकारी विभागों की, ठीक है, सरकारी विभागों की अगर जानकारी चाहते हो तो आपको जानकारी मिलेगी। कहीं मोबाइल नंबर मांगोगे तो जानकारी आपको नहीं मिलेगी, ऐसा मत समझिएगा। चलिए अगली बातचीत करते हैं भैया। वैसे अगली जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन योजना। निर्यात प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? सीधा सीधा इतना ही सवाल आपके पेपर में पूछा जा सकता है। निर्यात प्रोत्साहन योजना का मतलब है निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1994 में की गई थी। बस इतना रट्टा मारना है। इसके बाद है, यानी मुख्यमंत्री, ये जो है वो हाईकोर्ट लेब असिस्टेंट में आ चुका है, मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राजस्थान में कब शुरू की गई थी? अभी अभी जो है वो लेब असिस्टेंट के पेपर में आ चुका है। देखो भैया, 17 दिसंबर 2019 से लेकर के 17 दिसंबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया और यह कब तक रहेगी? तो 31 मार्च जो है ना, 31 मार्च 2024 तक ये योजना लागू रहेगी। दोबारा सुन लो, 17 दिसंबर 2019 से लेकर के कब तक लागू रहेगी? यह लागू रहेगी 31 मार्च 2024 तक ये लागू रहने वाली है। दोबारा सुन लो, 17 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2024 तक यह योजना लागू रहने वाली है, ठीक है। हाँ चलिए, इसके बाद जरा सुनिए, जरा यहां पर क्या है इसमें लफड़ा, वो लफड़ा जरा सुन लीजिएगा भैया। यहां पर जो है वो ऋण किस प्रकार दिया जाता है इस लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत, वो भी जरा सुन लीजिएगा। ये है आपके सामने 3 मैं यहां पर बैरियर्स बना रहा हूं, जरा सुन लो। एक तो 10 करोड़ रुपए तक का या इससे ज्यादा का ऋण इसमें दिया जाता है। एक इसमें जरा 5 करोड़ रुपए का ऋण भी इसमें दिया जाता है, और इसमें 25 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो भी इसमें क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। 25 लाख, 5 करोड़ और 10 करोड़। जरा सुनो, अगर 25 लाख रुपए से कम ऋण लिया जाता है तो ब्याज में 8% का अनुदान सरकार देती है इस मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत। नाम से स्पष्ट है, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। 8% जो है वो 8%, 25 लाख रुपए से कम का अगर कोई ऋण लेता है तो उस पर अनुदान मिलता है, यानी ब्याज दर में छूट मिलती है। फिर है आपका 25 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक का अगर कोई ऋण लेता है तो उसको 6% की छूट जो है वो मिलती है। और उसके बाद 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में अगर कोई ऋण लेता है तो उसे 5% की छूट मिलती है, और इसके बाद लेता है तो उसे कोई छूट नहीं मिलती है, यानी उसको पूरा पैसा जो है वो देना होगा। दोबारा सुन लो, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019, सिर्फ ये डेट आई थी। अभी जो लेब असिस्टेंट का पेपर है उसमें 2020, 19, 22 ऐसे लिखा हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी। उसमें 10 करोड़ रुपए तक का जो ऋण है वो प्रदान किया जाता है। 25 लाख रुपए का ऋण इससे कम लेते हो तो 8% की छूट, फिर 5 करोड़ तक का लेते हो तो फिर आप लोगों को जो 6% की छूट, फिर अगर आपको आगे लेना है तो 5% की छूट इसमें प्रदान की जाती है। और ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, ये सब किसके लिए है? तो विशेष जो SC ST कैटेगरी है उनको भी इसमें जो है वो पूरा फायदा जो है वो दिया जाता है। चलिए, इसके बाद है मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना। अभी एक इस में भी सवाल आया था लेब असिस्टेंट में, राजीव गांधी या मुख्यमंत्री किसान सहायता साथी योजना, किसान साथी योजना है वो। उस किसान साथी योजना में तो दुर्घटनाग्रस्त अगर किसी के साथ हो जाती है, किसान के साथ, तो उसमें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
लेकिन किसान ऊर्जा मित्र अगर योजना है तो जो कृषि कनेक्शन है किसानों के पास, उसमें विभिन्न प्रकार की छूट दी जाती है। इसकी शुरुआत जो वो 17 जुलाई से की गई थी। कब से भैया? 17 जुलाई से शुरू किया गया था। 17 जुलाई 2021 से इसे शुरू किया गया। और इसका लाभ जो है वो कब से दिया गया? लाभ इसका कब से दिया गया था? तो ध्यान रखना, इसका लाभ 17 जुलाई से नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना, इसका लाभ जो एक महीने बाद यानी आप लोगों को 1 अप्रैल से इसका लाभ जो है वो प्रदान किया गया था। इसके बाद देखो आपसे यही पूछा जाएगा कि इसकी योजना की शुरुआत की गई कब की गई? तो 17 जुलाई 2021 को की गई। इसमें बिल में जो है वो 1000 रुपए जो है वो प्रति माह जो है वो क्या किया जाता है, इसमें छूट प्रदान की जाती है किसानों को। या तो 1000 रुपए कह दीजिए या 12,000 रुपए आप लोग कह दीजिए, ये प्रति वर्ष के हिसाब जो है वो किसानों को इसमें छूट जो है वो प्रदान की जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हाँ जी, चलो गुरु नौर, कोई बात नहीं, एक बार गलत हो गया, दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। ये 4-5 क्लास देख लो, दोबारा आपकी राजस्थान करंट अफेयर्स के सारे इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए जी, अगली बातचीत जरा सुनिएगा मेरे मित्रों। क्या है? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना तो सब जानते हैं। मुख्यमंत्री युवा और संबल देना है, युवाओं को संबल चाहिए भाई। देखो कैसी दुर्गति है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो है वो युवाओं को तो संबल देना चाहिए। ऐसी सरकारों को, जिन सरकारों के पास खुद की क्षमताएं नहीं हो, उनको युवाओं को संबल देना चाहिए। ठीक है, युवाओं को संबल दे रहे हैं। क्या है इस योजना के तहत? जो पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था 1 जनवरी 2022 से इस योजना के तहत सरकार ने जो है वो राशि बढ़ाकर 4000 कर दी है। और इधर बढ़ाकर कितनी कर दी है? 4500 रुपए कर दी है। पहले ये राशि कितनी मिलती थी? तो पहले ये राशि 3000 रुपए मिलती थी। पहले ये राशि कितनी मिलती थी? तो यह पहले 3500 रुपए मिलती थी। ये राशि किसके लिए है? ये महिला और दिव्यांग और ट्रांसजेंडर जो है ये पुरुष के लिए है। ये किसके लिए है भैया? यह जो है वो राशि है पुरुष के लिए। ठीक है साहब, यह तो है पुरुष के लिए। और यह राशि जो है वो किसके लिए है? एक तो होनी चाहिए महिला, ऊपर से इसके साथ साथ हो सकता है वो दिव्यांग, और दिव्यांग के साथ साथ कौन हो सकता है भैया? वो ट्रांसजेंडर हो सकता है, ट्रांसजेंडर। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इतना आसान नहीं है सरकार से 4000 रुपए लेना। सरकार से 4000 और 4500 रुपए लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इंटर्नशिप करनी होगी। उस इंटर्नशिप का प्रत्येक महीने का आपका जो अटेंडेंस है वो आपको फिर जमा कराना पड़ेगा। ठीक है, कार्यालय में जमा कराने के बाद आप लोगों की जो है वो क्या आएगी? इसमें ये 4000 और 4500 रुपए की जो किस्त है वो आएगी। और अगर आपने उस इंटर्नशिप प्रोग्राम को बीच में रोक दिया तो आपका पैसा नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ये है 1 जनवरी 2022 से किए गए इस योजना के अंतर्गत जो परिवर्तन है वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद है नई औद्योगिक विकास नीति जो है वो 2019 की आपको ध्यान रखना है। नई औद्योगिक विकास नीति, औद्योगिक विकास नीति, नई राजस्थान औद्योगिक विकास नीति, नई राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जो है वो कब की है? 2019 की है। यह नीति कब लाई गई? तो ध्यान रखना, यह नीति 1 जुलाई 2019 को लाई गई। 2019 को मंत्रिमंडल जो है उसने इसकी क्या की? मंजूरी प्रदान की थी। ये ध्यान रखना, राजस्थान में इस नई औद्योगिक नीति के बारे में जो है वो जानकारी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है इसका जोन राजस्थान में बनाया जा रहा है। फर्स्ट जोन है, फर्स्ट राजस्थान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन जो है, औद्योगिक जोन वो कहां बनाया जा रहा है? राजस्थान में औद्योगिक जोन। पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल औद्योगिक जोन राजस्थान में कहां पर बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखना, राजस्थान का नहीं पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो आजकल बनता जा रहा है उसका नाम है भिवाड़ी। और वो कहां पर है?
अलवर में है। यहां पर पहली इलेक्ट्रिकल औद्योगिक जोन जो है वो उसकी क्या की जा रही है, स्थापना की जा रही है। ठीक है, चलो जी। तो मित्रों, आज आपके सामने मैंने ये सारी जानकारियां रखी है। सांगानेर एयरपोर्ट के बारे में बता दिया। एक राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है उसके बारे में भी सुन लो। यहां पर है राजस्थान में केंद्रीय केंद्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र। बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अनुसंधान केंद्र जो है वो भी पिछले दिनों चर्चा में आया, तो वो भी कहां पर है ध्यान रखना। केंद्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के किस जिले में है, तो ध्यान रखना बाजरा सबसे ज्यादा होता कहां पर है, बाड़मेर में। तो बाड़मेर में केंद्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है उसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। मित्रों, जानकारियां और भी बहुत है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन समय जो है वो हमें अब आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है। और आपको जैसा कि मालूम है, हाँ जी, कि आज का समय हमारा हो गया है समाप्त। कल वापस मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के लिए, कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, तो आप लोग अपनी आनंद पूर्वक पढ़ाई को करते रहिए। और जिन्होंने भी कहा था कि ना बाबा ना, तुमसे भी ना हो पाएगा, तो हमें क्या करना है, उनके लिए पढ़ना है। जिन्होंने कहा तुमसे ना हो पाएगा, उन्हीं के लिए हमें लगातार मेहनत करनी है। हाँ, राजस्थान ये अनुसंधान केंद्र है और जोधपुर में उत्कृष्टता केंद्र भी है। प्रोसेसिंग यूनिट भी इनकी स्थापित की जा रही है अलग अलग जगह पर। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल वापस मिलते हैं। पीछे की 4 क्लासेज आज शहीद हो चुकी है। राजस्थान के करंट अफेयर्स का जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर 100% यहां पर कवर किया गया है, तो आप उनको देख लीजिएगा। आप सभी को हैव ए नाइस डे। थैंक यू, धन्यवाद।